you have already seen in the videos. बाकी मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों के जितने भी सवाल आते रहते हैं I'll take them बारी बार करके आप पूछिएगा और फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड भी कर दूंगी. अच्छा, this is the English pressing session, तो let's first talk about कितना ज्यादा स्ट्रेस होता है प्रेसी का इस टाइम पे. आई थिंक बाय नाउ जिन लोगों ने बार बार प्रेसी कर करके मुझसे चेक करवाए हैं और उनको मैंने गलती पॉइंट आउट की है और उसके ऊपर आप लोगों ने इम्प्रूव भी की है, तो वो लोग तो बिल्कुल भी ना डरे. आई थिंक यू गाइज आर गुड टू गो. देयर आर सम ऑफ यू, एक्चुअली देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ यू जिनका मैंने खुद विटनेस किया है कि पहली प्रेसी में क्या हाल था और अब जो है कितना ज्यादा उन्होंने इम्प्रूव किया है. आई वॉज लुकिंग एट ऑल माई मैसेजेस ऑन Edmodo and otherwise on WhatsApp as well before we jumped onto Edmodo. मैं चेक कर रही थी कि किस तरीके से आप लोगों ने over a certain period of time improve किया है. So it's fine. अगर आप लोगों को नहीं नजर आ रहा कि शायद अगर आप लोगों को ये डर लग रहा है कि हमने improve किया या नहीं किया, let me tell you very clearly कि आप लोगों ने किया है. I could see you guys constructing better sentences. I could see your grammar improving. I could actually see your handwriting improve as well. You putting in a lot of effort. थोड़े से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स या पॉइंट्स जो हैं वो एंड पे कहूंगी. दो चीजें होती हैं जब आपका प्रेसी का पेपर सामने आता है, ठीक है ना. सबसे पहले प्लीज डरना नहीं है, घबराना नहीं है. इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको बहुत मोटिवेट इस टाइम पे कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठे होते हो डरने से कोई फायदा नहीं होना. अपने जहन में बार बार ये लेके आओ कि अभी मैं डर जाती हूँ तो उसका कोई फायदा नहीं है. इट्स नॉट गोना गेट मी एनी लाइक इवन वन मोर मार्क देन व्हाट आई एम गोइंग टू गेट. लेकिन डरने से होता यह है कि आपका कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है, आपका अपने ऊपर से एतबार उठ जाता है और यू जनरली टेंड टू परफॉर्म बैड इन द एग्जाम. सो बिल्कुल एक सुकून जहन के साथ लेके जाओ, बिल्कुल रिलैक्स होके जाए. यू हैव डन दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स, यू हैव डन दिस अगेन एंड अगेन विद मी. मुझे आपने 1000 मैसेजेस लिखे हुए एडमोडो के ऊपर, बार बार वही सवाल पूछे हैं, बार बार प्रेस चेक करवाइए. डरना नहीं है. आपको लग रहा होगा कि ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब एग्जाम के अंदर बैठोगे तो ये मेरी बात याद आएगी. इसलिए मैं बार बार इसी चीज पे स्ट्रेस कर रही हूँ. डू नॉट कीप योर नर्व्स काम, ठीक है ना. इस टाइम पे घबरा बिल्कुल टेंशन नहीं देनी अपने जहन को. काम होके जाइए. यू विल सी द प्रेसी एग्जाम. सबसे पहले आपकी प्रेसी आ जाती है, ठीक है, आफ्टर यू डन विद द एमसीक्यू सेक्शन. प्रेसी में दो चीजें हैं, या आप उसको शुरू में कर सकते हैं या आप उसको एंड पे कर सकते हैं. आई ऑलवेज मतलब मैं थोड़ा सा मेरा जो बायस है वो शुरू की तरफ इसलिए है क्योंकि एंड पे खुदा न खास्ता आपके पास टाइम नहीं रहता या आप अपने कैलकुलेटेड टाइम के मुताबिक नहीं चल पाते, तो एंड पे प्रेसी को अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इट इज अ रियली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द होल एग्जाम. इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप इसको ठंडे मतलब उस दिमाग के साथ करें, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ करें, ठीक है ना. टेक अ गुड 30 मिनट्स 40 मिनट्स वट एवर टाइम यू नीड फॉर द प्रेसी. आराम से अपना पहला रफ ड्राफ्ट बनाए, उसके बाद अपना फाइनल ड्राफ्ट बनाए, उसके बाद फाइनली अपनी प्रेसी को लिखे. जब फाइनल प्रेसी लिखने होंगे तो खुदा के लिए मैं बार बार कह रही हूँ, एक तो ऐसी राइटिंग हो कि जो सबको समझ आए फाइनल ड्राफ्ट के अंदर, ठीक है. सेकेंडली आपकी राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और कटिंग नहीं होनी चाहिए. अगेन ये आपको बहुत ही लेम पॉइंट लग रहा होगा कि यार कटिंग से क्या होता है, बहुत फर्क पड़ता है. प्लीज अपने जो फाइनल ड्राफ्ट है उसमें ऐसे पेंसिल से लकीरें नहीं मारें. एक अच्छा नीट ड्राफ्ट दिखाएं, उसको पता चले एग्जामिनर को कि आप 6 महीने से प्रेसी के इंस्ट्रक्टर को तंग करते आ रहे हैं, ठीक है. पता उसको चले कि भाई इसने प्रैक्टिस की है, ठीक है. तो बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ जबान में लिखें, ठीक है. सेकंड पॉइंट, जितना आसान जबान यूज करेंगे उतना ही अच्छा है. अभी भी कुछ प्रेसीज हैं जो मुझे टफ अंग्रेजी यूज करना चाह रहे हैं, वो लोग नॉट द वंस हु कैन यूज इट कंफर्टेबली बट द वंस जो बहुत जबरदस्ती घुसा रहे हैं मुश्किल इंग्लिश के अल्फाज. प्लीज आप लोग थोड़ा सा आसान रखें अपनी जबान को. आई वॉन्ट प्रेसीज इन इजी इंग्लिश. अभी भी भेजना चाहते हैं आप चेक करवाने के लिए, आप कर सकते हैं. जितना सिंपल अपनी प्रेसी को रखेंगे उतना ही आसान है. जितने शॉर्ट गुड सेंटेंसेस, क्रिस्प सेंटेंसेस दैट कन्वे द मीनिंग and sentences that are connected to one another, that will make a good pressy, ठीक है. unnecessarily लंबे sentences प्लीज मत करें, ठीक है. अभी भी मुझे 3-3 4-4 लाइनों का एक सेंटेंस हो रहा होता है जिसमें सारे पॉइंट्स घुसाड़ने की कोशिश की होती है, वो मत करें. छोटे सेंटेंसेस, ये हमेशा मैंने लेक्चर्स में भी बताया, crisp sentences, grammatically easy sentences लिखें आप लोग अपनी प्रेसी में, ठीक हो गया. दो चीजें नहीं भूलनी प्रेसी के एंड पे. एक वर्ड काउंट, अप्रोक्सीमेटली आप लोग कर लेते हैं लेकिन वर्ड काउंट जरूर लिखिए, ठीक है. और ब्लफ नहीं करें एग्जामिनर. ये ना करें कि अगर आपने 200 लफ्ज की प्रेसी लिखी हुई और एंड पे आप 100 वर्ड्स कर लें, ऐसे मत करें, ठीक है. आप ब्लफ नहीं करना. एग्जामिनर को अगर पता चल गया तो देन यू आर गॉन. सो ऑलवेज राइट द करेक्ट या अप्रोक्सीमेटली नया जो आपको लग रहा है वर्ड काउंट वो. सेकेंडली जो चीज नहीं भूलनी, टाइटल.
ये लिखा नहीं होता कि टाइटल कितने नंबर है, लेकिन टाइटल के नंबर होते हैं। तो प्लीज हम हमेशा भूल जाते हैं एंड पे, टाइटल नीचे लिखें, ऊपर लिखें, जहां मर्जी लिखें, लेकिन टाइटल लिखना बड़ा जरूरी। ठीक हो गया। उसके बाद आपका अगला कंपोनेंट आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, इतना मैं इसके ऊपर इसलिए नहीं बात करूंगी क्योंकि इतना इसमें कोई मसला आप लोगों को आता नहीं है। ठीक है ना। किसी का माइक फिर से ऑन हो गया, प्लीज अपना माइक ऑफ कर ले, इट विल मेक द सेशन अ लिटिल इजियर। ठीक है। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर मैं इतना बात नहीं करूंगी, थोड़ा सा इजी है, उसके अंदर ही जवाब होता है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अंदर आपने उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखना होता है, तो इतना ज्यादा इश्यूज कभी मुझे आए नहीं है कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में। जो आप लोगों ने मुझे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस चेक करने के लिए भी दिए हुए हैं, वो भी अच्छे खासे हैं, उनमें इतनी ज्यादा कोई मसले नहीं है। मसले मसाइल इस तरह से है नहीं कि मैं उसके ऊपर इतना ज्यादा बात करूं। ठीक है, मेक श्योर बस इसमें एक दो चीजें हैं कि सारे सवाल के जवाब दें, प्लीज डू नॉट मिस एनीथिंग। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको इस सवाल का जवाब नहीं आता और आप इसको मिस कर दें तो ज्यादा बेहतर है, तो ऐसा नहीं करें। जो आपकी समझ के मुताबिक आपको समझ आ रहा है, कि अगर आपको लग भी रहा है कि इसका ये जवाब है, तो उसको लिखें। ठीक है, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, फिर भी कुछ ना कुछ उस सवाल में जरूर लिखें। एक आधा नंबर तो आपको मिल जाएगा, मतलब थोड़े बहुत तो नंबर आपके इंक्रीज होंगे। प्रेसी का एग्जाम ऐसा है कि आपने, द गोल इज टू पास द एग्जाम। ठीक है ना। राइट नाउ द गोल, इट्स वेरी गुड इफ यू स्कोर 80 and if you score 70 in it, but the goal is not to immediately be outstanding in the exam. ठीक है, the goal is to just get your 40 marks. इसलिए उसमें बेहतर, उसमें कुछ नहीं छोड़ना आपने इस पेपर के अंदर। अगर आपको लग रहा है नहीं भी आ रहा, फिर भी अटेम्प्ट करें, फोर्स कर अपने दिमाग को अपनी समझ के मुताबिक जो भी आपको लग रहा है उस सवाल का जवाब दें। ठीक है ना, एक आधा नंबर जरूर मिलता है अटेम्प्ट का। तो ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपका आ गया, अच्छा, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, देन योर पंक्चुएशन मार्क्स। अगेन ये वो चीजें हैं जो बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नॉर्मली इतना ऐसा नहीं होता कि बहुत कोई मुश्किल चीज इसके अंदर आ जाए, आपने इतनी इनफ अपनी प्रैक्टिस रखी होती है। रेलन मार्टिन मैं बात कहती हूँ, उस बुक को प्रैक्टिस करें, बहुत एक्सरसाइजेस दी हुई है। नहीं दिल करता उस बुक का, तो एंड आखिरी दिन रह गए हैं, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, बस रैंडम इंटरनेट से एक्सरसाइजेस उठा लें, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते जाएं। ठीक है, दीज आर थिंग्स दैट यू जस्ट गोइंग टू मास्टर विद प्रैक्टिस। ठीक हो गया। उसके बाद आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है, and then you have a pair of words and idioms and stuff. डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेटिवली आसान होता है, थोड़ा सा मसला हमें idioms में आता है। idioms हो गए, पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए। इसमें ये मसला आता है कि कभी कभी पेयर ऑफ वर्ड्स में हमें समझ नहीं आ रहा होता कि दूसरे का क्या मतलब है, या इडियम में हमें समझ नहीं आ रहा था। उसमें द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज, इडियम्स हो गए या फ्रेजल वर्ड्स हो गए, ये ऐसी चीजें हैं जो 100% आपको कभी मतलब आएंगी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके पूरे के पूरे 10 के 10 आपको आते हैं या 8 के 8 आपको आते हैं। तो अपने दिमाग में ये बना के रखें कि देयर आर गोइंग टू बी इडियम्स दैट यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ। तो उसमें व्हाट द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज कि एज क्लोजली एज पॉसिबल जो आपको लग रहा है उस तरह का सेंटेंस बना ले उससे। ठीक है ना। अपने अगेन दिस इज जस्ट अ गेस थिंग, जितना क्लोजली आपको समझ, जितना क्लोज आप जा सकते हैं उस ईडियम के, ब्रेक करके देखें उस ईडियम को, उस फ्रेजल वर्ब को, फिर दिमाग में सोचे क्या हो सकता है इसका मतलब। जितना आप एज क्लोज एज पॉसिबल आप जा सकते हैं उसके, आप जाएं और अपने अगेन अपनी समझ के मुताबिक उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करें, छोड़ना नहीं है। स्पेशली इन पेयर ऑफ वर्ड्स, इफ यू लीव वन वर्ड और वन फ्रेज, but if the sentence of the other phrase is 100% correct, you're not going to get the marks because आपने attempt नहीं किया, आपने, क्योंकि दूसरा वाला सही नहीं था। So attempt आपने हर चीज जरूर करनी है। ठीक है, do not lose confidence in the exam, attempt everything। ठीक है, आखिरी आपकी आ जाती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंदर there is no such thing that I can harm। ट्रांसलेशन के अंदर one thing that I would like to point out is कि exactly अगर नहीं भी word to word आप कर रहे, it's fine। ठीक है ना। तो अगर आपको अगर एक उर्दू का लफ्ज लिखा हुआ है और उसका एग्जैक्टली आपको अंग्रेजी में नहीं आता, इट्स फाइन। ठीक है, जो भी आपको करीब करीब लग रहा है आप उसको लिख दो। इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली कॉपी करना जरूरी नहीं है, या लिखना जरूरी नहीं है फॉर दैट मैटर। डू नॉट, अगेन मैं हमेशा कहती हूँ, फॉर द एंटायर प्रेसी पेपर, do not try to put in flowery language, do not try to put in language that any ordinary student will not put। ठीक है, आपने, अगर आपको नहीं कोई इडियोमैटिक एक्सप्रेशन आ रहा अपनी ट्रांसलेशन के लिए, उसको वर्ड टू वर्ड नॉर्मल कर दें, नॉर्मल तरीके से ट्रांसलेट कर दें। ठीक है, उस पर इतने नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन जितने नंबर आपके गलत कोई इडियम इस्तेमाल करने पे कटेंगे। ठीक है, तो अगेन अपने जो पूरी एग्जाम है आपका प्रेसी का, उसको सिंपल जबान में रखना है। हमारा गोल है कि हमें पास करना है। ठीक है, क्योंकि उनका गोल क्या होता है कि उन्होंने हमें फेल करना है प्रेसी और ऐसे। ठीक है, नाउ आई थिंक since I'm done
एक बार मैंने ओवरव्यू कर लिया है, तो वी कैन स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम जी हसनैन। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ प्रेसिस हैं जो कि फर्स्ट पर्सन में होती हैं, तो उसमें मैम जैसे 2018 की प्रेसी थी, तो उसमें हमें अब जो अपनी प्रेसी लिखनी है हमने फर्स्ट पर्सन में लिखनी है कि हमने थर्ड पर्सन पे ही स्टेक करना है? थर्ड पर्सन में आपने रहना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं भी देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज पीछे, थोड़ा सा या मेरे एंड पे ज्यादा आ रही है। हाँ जी, नहीं आप सवाल करें अपना, बट मेक श्योर कि जो पीछे कोई अगर आवाज आ रही है तो वो जरा खामोश रहे। अभी बेहतर है? जी अब बेहतर है, बताइए। Thank you. My question is regarding the pair of words section or the word meanings. In case we do not know the exact meaning of the word, so shall we go for attempting? Because if we do not attempt it right, will there be any negative marking in this regard or not? नहीं, there is no negative marking. If you think that you know the word या आपको approximately लग भी रहा है कि ये मतलब हो सकता है, तो उसको जरूर अटेम्प्ट करें। प्लीज छोड़ना कुछ नहीं है आपने एग्जाम के अंदर। And same rule goes for the objective section? Yes, for everything in your exam, please you need to get the marks. Right, thank you. अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम ताबिश। मैम मैंने पूछना था कि जो प्रेसी का टाइटल होता है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? आई मीन द वर्ड्स। ओके, सो 4 to 5 वर्ड्स इज आइडियल, ठीक है। अगर आपका लंबा इससे थोड़ा सा जा रहा है तो इट्स फाइन, इट शुड जस्ट मेक सेंस, बट 4 to 5 वर्ड्स आई वुड से। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने मैम ससी का एक लेक्चर लिया था नोवा का, मेरे फ्रेंड उधर पढ़ते हैं, तो उसने मुझे लेक्चर फॉरवर्ड किया था। तो मैंने उसमें देखा था कि मैम फरमा रही थी कि जो GRE की लिस्ट होती है ना 3500 की ऑलमोस्ट, तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ इनको रट्टा लगाएं क्योंकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता नहीं है, आपको तो आता ही नहीं होते, तो आप बस इनको रट्टा लगाएं, अगर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज आप गैस कर सकते हैं। तो क्या आपके ख्याल में ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है? कितने अल्फाज हैं उसमें? मैम उसमें 3500 अल्फाज हैं। अच्छा, आपको अगर लगता है कि आप 3500 अल्फाज का रट्टा मार सकते हैं बड़े इजीली, इस पॉइंट पे तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन साल के शुरू में तो आप कर लें, लेकिन उस लिस्ट से बाहर भी लफ्ज आए हुए, सो इफ यू थिंक इट्स वर्थ इट तो आप जरूर करें। लेकिन मैं हमेशा इस पे कभी भी मैं ये चीज रिकमेंड नहीं करूँ, ठीक है ना। 7 लाख लफ्ज हैं ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में, वी कैन नॉट मतलब वी कैन नॉट लाइक नो ईच एंड एवरी वर्ड। तो जरूर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपनी एफर्ट उन नंबरों को लेने में ज्यादा लगाएं जिससे कोई फर्क भी पड़ता है, ठीक है। शी इज माई फ्रेंड, शी इज अ वेरी गुड इंस्ट्रक्टर, उनका अपना तरीका है, बट मेरा जो एज आई ऑलवेज से एवरी इंस्ट्रक्टर हैज देयर ओन वे, मेरा हमेशा तरीका ये है टू सिक्योर द मार्क्स दैट आर मोर सेफ और दैट आर मोर इजी टू गेट। जी मैम मैंने वो तरीका फॉलो भी नहीं किया। मैंने तो डॉन न्यूज़पेपर लगवाया हुआ है, तो वही मैं रीड आउट कर रहा हूँ, जो आर्टिकल्स आते हैं उसमें से मैं एवेल्युएट कर लेता हूँ और उसको लिख के उसको याद कर लेता हूँ, तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन 1000 बन जाते हैं। तरीका यही है कि आप थोड़ी वोकैबुलरी अपनी इंक्रीज करें, रीडिंग जरा ज्यादा करें। अगेन दीज आर थिंग्स जो मैं शुरू में बहुत रिकमेंड करती हूँ कि जब साल का शुरू होता है। इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस में डालेंगे अगर आप इस तरह की वर्ड लिस्ट देखेंगे और आपको पता भी नहीं है कि उसमें से आना भी है या नहीं आना। आई डू नॉट बिलीव इन गेस पेपर्स, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इस चीज का कोई दूं। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई गेस कर सकता है कोई बड़ा एक्यूरेट, लेकिन ये है कि आप उन चीजों में अपनी एफर्ट लगाएं जिसका आपको पता है कि मैं इसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे 5 के 5 नंबर मिलेंगे, rather than focusing on things जिसका आपको मालूम भी नहीं है कि पता नहीं यार इससे आता भी कि नहीं आता। मैम दैट्स मीन कि इन चीजों को बंदा लास्ट पे रखे और बाकी चीजों को पहले करे। हाँ, basically make a priority list and in my priority list this would be at the last. मैम प्लीज ये भी बता दें कि चीजों को अटेम्प्ट कैसे करना है प्रायोरिटी के लिहाज से एग्जाम में। प्रायोरिटी के लिहाज से मैंने भी आपको जिस तरह बताया ना कि प्रेसी में आपने क्या करना है, क्या पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं, फिर आपकी कॉम्प्रिहेंशन आ गई, जिस तरह से आपका पेपर है उस तरीके से आप अटेम्प्ट करते जाएं। प्रायोरिटी में हर वो चीज है या तैयारी करते वक्त हर वो चीज है जिसका आपको पता है कि डेफिनेट मुझे इसका रिटर्न मिलेगा, या मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ तो, या मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ या अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ इस चीज में, तो मेरी बेहतरी है क्योंकि मेरे नंबर ज्यादा इवेंचुअली आएंगे। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अतिका, राइट जी मैम, आपसे पूछना था कि टाइटल में हमें वर्ब नहीं यूज करना। टाइटल में ओके, गिव एन एग्जांपल। मुझे पहले भी इस तरह के सवाल आए हैं बट आई डोंट अंडरस्टैंड इतना क्या इशू है टाइटल का, बताएं मुझे कोई, गिव मी एन एग्जांपल।
पता नहीं, मैंने ये पढ़ा था कि या दूसरे कहते हैं इंस्ट्रक्टर्स कि नहीं यूज करना चाहिए। अतिका इट्स फाइन, ठीक है। एक्चुअली ऐसा करो कि एक प्रेस ही लिखो, उसका टाइटल में इस्तेमाल करो आपके, ठीक है, और फिर आप मुझे सेंड करो, मैं आपको बताऊंगी कि ये सही है कि गलत है। हो सकता है कुछ और तरीका, आप कोई और चीज ऐसी डाल रही हो जो गलत है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बंदा प्रीवियस वो जो पेपर होते, ये 2 माइक चल रहे हैं। हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर बंदा जो प्रीवियस पेपर है प्रेसी राइटिंग का वो अगर हल करे 5 सालों की, तो क्या वो इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है जिसको अच्छा। पास कर सके? देखो, कोई गारंटी नहीं है कि आप किसी चीज की तैयारी करके पास करोगे, लेकिन हाँ, अगर पिछले 5 साल के आपने तैयार किए हैं और आप चेक करवा रहे हो और आपके आउटस्टैंडिंग नंबर उसके अंदर हैं, तो आपको लग रहा है कि भाई अच्छा मेरी कमांड है इस पे, तो आप कर लोगे पास। डिपेंड ये नहीं करता कि देखो कोई ओके एट दिस पॉइंट रिमेंबर कि कोई रूल नहीं है इस चीज का कि मैं पिछले 20 सालों के कर लूं। देयर हैव बीन कैंडिडेट्स पिछले 50 साल के करते हैं, लेकिन वो नहीं क्लियर कर पाते क्योंकि वो इंप्रूव नहीं करते अपनी मिस्टेक्स पे। देखो, द गोल इन द एंड इज टू इंप्रूव ऑन योर मिस्टेक्स। द गोल इज नॉट कि आपने बस पास पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं। ये कोई देखो, ये कोई रिटन फॉर्मूला नहीं होता। ये चीज आपको मालूम, आपको खुद पता होता है कि अब मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। आपको पता होता है, जो आपको फीडबैक मिलता है आपके इंस्ट्रक्टर से कि अच्छा मैंने जो 3 प्रेसी पहले चेक कराया था तो मुझे इतने अच्छे नंबर नहीं मिले थे, अब जो है मैडम या सर मुझे बता रहे हैं तो अब मेरे नंबर मुझे अच्छे दे रहे हैं वो इस प्रेसी के अंदर। तो आपको मालूम होता है कि अच्छा यार अब मैंने इंप्रूव कर लिया। तो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं आप, ठीक है, नंबर की तरफ नहीं जाएं। आई नो पीपल जो 2-2 ऐसे करके भी पास हुए, 2-2 प्रेसियां अटेम्प्ट करके भी पास हुई हैं बिकॉज उनकी कमांड थी उस चीज पे। थैंक यू मैम। हेलो मैम। जी मतीन, अस्सलाम वालेकुम। मैम मेरा क्वेश्चन ये, वालेकुम अस्सलाम, कि मैम ये जो ड्राफ्ट है, फर्स्ट ड्राफ्ट और सेकंड ड्राफ्ट, ये हम इसके लिए एग्जामिनर से सेपरेट शीट लें या उसी पे करना हमने? नहीं, सो आपकी जो शीट होगी पूरी आपको एक तदा से मिलेगा, उसकी बैक साइड पे जाना है आपने। और बल्कि बड़ा अच्छा पॉइंट आपने याद करवाया, बैक साइड पे जाके आप लिख दे रफ ड्राफ्ट एंड पुट ऑल योर पॉइंट्स ओवर देयर। वो आपका पहला ड्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड ड्राफ्ट लिखना है तो एक सफा उल्टाएं और लिखें रफ ड्राफ्ट नंबर 2 और उसको नीचे लिख दें। जब आप फाइनल अपना ड्राफ्ट लिखेंगे ना, तो सारे के सारे ड्राफ्ट आपने पेंसिल से एक लाइन डालनी है, ठीक है, ये जरूरी है। पेंसिल से आपने निशान डालना है टू शो द एग्जामिनर दैट दिस इज नॉट योर फाइनल ड्राफ्ट, और वापस जाए फ्रंट के ऊपर और अपना फाइनल ड्राफ्ट जहाँ पे प्रेसी का आपने टाइटिल दिया वो लिखें। मैम एक और क्वेश्चन है। बताइए। मैम अक्सर प्रेसी के रूल्स वगैरह में ये लिखा होता है, और मतलब अगर आप पुराने टीचर्स से भी पूछें तो वो यही बात करते हैं कि प्रेसी इज ऑलवेज रिटन इन द पास्ट टेंस। लेकिन मैंने आपसे भी ये क्वेश्चन किया था और आपने मुझे इसमें यही आंसर किया था कि जिस टेंस में हमारा जो पैसेज होगा हमने उसी में हमेशा प्रेसी लिखनी है। तो हमने इसी रूल को फॉलो करना है ना? मतीन, प्रेफरेबल, बिल्कुल प्रेफरेबल ये पास्ट टेंस में करें, लेकिन अगर आप अपने एग्जाम में करके आ गए तो कोई मसला नहीं है। इस डर को अपने ज़हन से निकाल दें कि मैं किसी और टेंस में लिखूंगा तो मसला है। द रूल इज कि आप, मेरे लिहाज से द रूल इज कि आप टेंस सेम रखें। जो प्रॉब्लम मुझे ये आता है कि स्टार्ट होता है पास्ट से एकदम से अगले पैराग्राफ पे, क्योंकि आपको पता नहीं चलता, प्रेजेंट में आ जाता है और प्रेजेंट एकदम से आप फ्यूचर में चले जाते हैं। सो आई सीन अ लॉट ऑफ प्रेसीज विद 2 or 3 टेंसेस। दैट्स द प्रॉब्लम आई हैव। आप सेम टेंस में रखें अपनी प्रेसी को, इट मेक्स सेंस, कोई मसला नहीं। गॉट इट मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी तुबा बताइए। मैम मेरे साथ ये है कि अगर ट्रांसलेशन के अंदर अगर आपको कोई उर्दू का वर्ड ही समझ नहीं आता, लाइक पास्ट पेपर्स में था कि एक तनाजुर वर्ड था और वो रिपीट बार बार हो रहा था, वो मुझे नहीं समझ आ रहा था, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी? मतलब आप किस तरह पिक करेंगे उसको? आप देखो कि सेंटेंस में उसका मतलब क्या बन रहा है, ठीक है, सेंटेंस में सेंस क्या उसकी बन रही है, आप इस तरीके से गेज करो। ये दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू एज वेल। आई कैन अंडरस्टैंड कि काफी ज्यादा उर्दू के अल्फाज जो है वो बड़े मुश्किल से आ जाते हैं, उसकी सेंटेंस के अंदर सेंस बनाओ और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। टोटल समझ आ रहा होता है लेकिन वर्ड अब वो तनाजुर ही समझ नहीं आएगा, तो फिर अब पूरा कैसे समझ आएगा? मुझे नहीं आ रहा होता। नहीं, पूरा सेंटेंस पढ़ो, पीछे उसकी पीछे वाली लाइन पढ़ो कि वो कहना क्या चाह रहा है एग्जामिनर, या वो जब ट्रांसलेशन पैसेज दे रहा है तो उस मतलब किस चीज के बारे में वो बात कर रहा है। और अगर चलो लेट्स सपोज आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, कि बिल्कुल सेंस भी नहीं बन रही है वो, then you just try to connect the previous sentence with the sentence
नेक्स्ट टू द वन जिसमें तनाज़ुल है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हसन। जी मैम, मैंने आपसे दो चीजें पूछी थी। एक तो ट्रांसलेशन में मतलब दो तरह की आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि आप वर्ड टू वर्ड चलें या आप सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली कर लें। तो कौन सा प्रेफरेबल मेथड है? क्योंकि वर्ड टू वर्ड अगर आप करते हैं तो काफी एक्सटेंसिव सेंटेंसेस हो जाते हैं, और अगर आप जुमलों के हिसाब से चलते हैं तो आप छोटे जुमले में वही बात कर देते हैं। सेंटेंसेस के हिसाब से आप चलने तो ज्यादा बेहतर है। सेंटेंस टू सेंटेंस चले जाए, ज्यादा आसान भी आपके लिए है, इतना टाइम भी नहीं लगेगा, और एंड पे आपने सेंस ही बनानी होती है सेंटेंस। तो आई थिंक आई वुड हैव डन सेंटेंस टू सेंटेंस। और मैम दूसरी बात ये कि जब मैं प्रेसी करता हूँ तो मतलब मेरी प्रेसी जो है 1/3 साइज से ना काफी कम रह जाती है, 10-15 लफ्ज कम रह जाता है। तो इज इट इम्पोर्टेंट कि मैं बाकी वर्ड्स फिल करके उसको पूरा करूँ? बिल्कुल बिल्कुल, या वर्ड लिमिट के अंदर रह रहे हो, दैट्स फाइन। एंड बिल्कुल ये ना हो कि अगर आपकी वर्ड लिमिट जो है वो 100 है और आप मुझे 50 लफ्ज लिख के दे रहे हो, इतना डिफरेंस ना हो, बट 85 तक। जी 15 तक की मसला रहता है, फिर वो एक सेकंड। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, मैम मुझे दो क्वेश्चंस थे मेरे। एक तो ये था कि इसमें जो आपने प्रायोरिटी वाली बात करी तो उसमें सबसे ज्यादा जो सॉलिड स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं? ऑलमोस्ट सिनोनिम, एंटोनियम्स, ईडीएम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, ये सारे अनप्रेडिक्टेबल होते हैं तो इनकी लिस्ट को तो हमें याद ही करना पड़ता है। तो इनमें सॉलिड कौन से हैं? वो प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, आप उन्हीं की बात कर रही हैं कि वही सॉलिड है? जी बख्तावर, बाकी सारी चीजें आपकी सॉलिड मार्क्स ही आपको दिलाती हैं। प्रेसी हो गया, जितना बेहतर आप करोगे उतनी ज्यादा आपके नंबर है इसमें। कॉम्प्रिहेंशन है, यू कैन नॉट लूज मार्क्स ओवर है, जितने आप अच्छा तरीके से आंसर करोगे उसको उतने आपके नंबर है। फिर उसके बाद जो ये वाले है ना, हाँ। जो ये वाले हैं ना, करेक्शन हो गया, पंक्चुएशन हो गया, ये तो सीधे सीधे आपके प्रेपोजिशंस हो गए, ये तो आपको आने चाहिए। दीज आर लाइक 15 मार्क्स दैट यू नीड टू गेट। चलो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसलिए नहीं कहती कि थोड़ा सा जब आप पैराग्राफ फॉर्म में करते हो इस तरह से तो 1-2 नंबर काटने की गुंजाइश भी होती है उसके पास, लेकिन ये 15 लफ्ज, आई एम जस्ट लुकिंग एट अ पेपर इन फ्रंट ऑफ मी ना, ये कोई 18 का खुला है, तो ये 15 नंबर तो आपको होने ही होने चाहिए, आपको डेफिनेटली आने चाहिए। अच्छा मैम, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि प्रेसी का जो वर्ड काउंट है अगर वो 1/3 में, जैसे अगर मेरा 120 या 30 बन रहा है तो 140 या कुछ 150 के अराउंड हो जाए तो इतना सही है? नहीं, प्लस माइनस 10-15 रखो अपने जहन में, इट्स फाइन। 15 प्लस माइनस 10-15 रखो अपने जहन में, इट्स फाइन। ओके ओके, थैंक यू मैम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समन। वालेकुम सलाम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर किसी को उर्दू मतलब ट्रांसलेशन में अगर किसी को उर्दू पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो उसका क्या सोल्यूशन है? ये मेरे ख्याल से भी नहीं है, तो मैंने थोड़ा डिफरेंट सवाल पूछा था। समन इसमें, अच्छा देखो, प्रैक्टिस, मैं कहती हूँ प्रैक्टिस करो। जो आपको लगता है आपका पोर्शन वीक है, लेकिन अगर इस टाइम पे आपको लगता है कि प्रैक्टिस का भी टाइम नहीं है, तो फिर उसको आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ इज कि आप उसको पैसेज को रीड इट अगेन एंड अगेन, ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट। अगर आपको वर्ड बाय वर्ड या अगर आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस समझ नहीं आ रहा तो ओवरऑल पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा, इतना मुश्किल नहीं आएगा पैसेज कि आपको बिल्कुल समझ ही ना आए, किसी सेंटेंस से भी समझ ना आए कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ मतलब समझ आ ही जाती है बंदे को। बट इफ यू जेन्युइनली थिंक दैट योर ट्रांसलेशन इज अ लिटिल वीक तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, बिकॉज़ दीस आर इजी मार्क्स, मिल जाते हैं आपको। ठीक है। और मैम एक सवाल और ये था कि अस्सलाम वालेकुम मैम। एक सेकंड रुक जाए जी समन। मैम ये कि कभी कभी हम लोग थोड़ा सा प्रेसी को और एनहांस करने के लिए या बहुत ज्यादा उसको करने के लिए कभी कभी फैंसी वर्ड्स यूज करते हैं या करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम लोग उसमें इतने परफेक्ट नहीं होते। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स या सिंपल चीजें भी यूज करें तो दैट डजंट, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इट इज प्रेफर्ड कि आप थोड़े से आसान लफ्ज इस्तेमाल करें। प्लीज मैं बार बार ये कह रही हूँ कि डू नॉट फोर्स दीज थिंग्स, कि अगर आपको नहीं कोई मुश्किल लफ्ज आ रहा समझ, या सिर्फ आप इसलिए डाल रहे हो उसके अंदर प्रेसी के अंदर कि चलो जी नंबर मिल जाएंगे, ये ऑपोजिट होता है। आपको नंबर नहीं लगता, वो काटता है, वो एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, उसको समझ आ जाती है कि इस बंदे को मतलब पूरी तरीके से नहीं आता, लेकिन इसने सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। कीप योर लैंग्वेज सिंपल, कीप योर इंग्लिश सिंपल। और मैम जी, अगर प्रेसी एक्सीड हो जाए तो उसकी लिमिट क्या है कि मतलब इस लिमिट से ज्यादा एक्सीड ना हो? प्लस माइनस 10-15 वर्ड्स। 10-15, ओके, थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। एक सेकंड, इसके बाद अब्दुल कादर जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बताएं।
मैम आई विल बी एमिंग फॉर 2022. सो अभी तक प्रेसी और जो पूरा जो इसका पैटर्न है वो तो कुछ हद तक मुझे क्लियर है मैम. कॉम्प्रिहेंशन के हद तक, क्योंकि मैंने 2019 का अटेम्प्ट दिया था, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये है कि कभी कभी तो बहुत इजी किस्म के आ जाते हैं, लेकिन कोई फिक्शनल किस्म के या थोड़े से मतलब स्टोरी बेस्ड अगर आ जाए तो आई कम्प्लीटली गेट लॉस्ट इन इट. तो मैम उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी वो प्लीज शेयर कर दें. और नंबर 2 ये मेरा सवाल है कि कभी कभी जब हम लिखना शुरू करते हैं तो वी डू ब्लंडर ग्रामेटिकली. तो सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट को भी मैंने पढ़ने की कोशिश की, तो उसके लिए क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है कि मैं अपने ग्रामेटिकल एरर्स को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दूं. थैंक यू. अच्छा अब्दुल कादिर, आई एम गोना आंसर योर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि आपके पास 1 साल पड़ा हुआ है तो एक बेसिक इंग्लिश का कोर्स पड़ा हुआ है, उसको देख लो नियर पेयर के ऊपर. अगर नियर पेयर से नहीं भी पढ़ना, अगर आपको लग रहा है कि ये तो बहुत क्या एक्सटेंसिव है या मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा, दैट्स कंप्लीटली फाइन. आप रेन मार्टिन की किताब उठाओ, इट्स वेरी एक्सटेंसिव. अपना सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, अपना ग्रामर जो है वहीं से पढ़ लो, जितना एक्सरसाइज. और उसके साथ करता क्या है वो रेन मार्टिन किताब में कि वो थोड़ा सा समझाएगा आपको कॉन्सेप्ट, तो नीचे 1000 एक्सरसाइजेस दे देगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस करो और उसमें परफेक्ट बनो, ताकि आपका जो ये कंफ्यूजन है एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, प्रपोजिशन है या कोई वर्ड्स के ऊपर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको प्रैक्टिस उसी वक्त प्रैक्टिस करो, आंसर चेक करो अपना, फिर अगर गलत आ रहा है तो फिर दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर जाओ और अपने आप को बेहतर बनाओ इस तरीके से. यू हैव अ ईयर, सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट. Coming back to your first question, which was on the comprehension passage. ठीक है? हाँ, मुझे याद आ गया. comprehension passage में ये है कि अगर आपको बिल्कुल जिस तरह की ट्रांसलेशन वाला जिस तरह सवाल पूछा था एक लड़की ने मुझसे कि ट्रांसलेशन बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, देखो जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो कुछ ना कुछ तो आपको समझ आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है. लेकिन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की बड़ी मजे की बात यह है कि अगर हमें एक लफ्ज भी समझ नहीं आया तो क्वेश्चन के लफ्ज को आप देखो एंड ट्राई टू फाइंड देम इन दैट्स नॉट वेरी, मतलब आई वुडंट रिकमेंड दैट, लेकिन इन केस की बहुत बुरा हाल है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, विच रेयरली हैपेंस कि आपको एक लफ्ज भी समझना है एग्जाम के अंदर. ठीक है, तो ये है कि आप क्वेश्चन के जो वर्ड्स है, क्वेश्चन नंबर 1, उसके वर्ड्स को देखो, उसको देखो कि अच्छा यार ये लफ्ज में ये अल्फाज में पैसेज में ढूंढ के देखना, और वहां पे देख जाके देखो एंड देन ट्राई टू मेक सेंस ऑफ व्हाट इज ट्राइंग टू आस्क एंड द स्टफ दैट्स गिवन विद रिस्पेक्ट टू दोस वर्ड्स इन द पैसेज. आई होप आई एम क्लियर. इट्स वेरी लाइक ग्रेड 2 वाला काम है ये, मैं रिकमेंड नहीं करती, लेकिन ऐसा कभी होता भी नहीं है कि आपको एक लफ्ज भी समझना है. तो मैम 2019 के अंदर जो थोड़ी सी शायद मेरी लैक ऑफ प्रैक्टिस थी, आई विल वर्क ऑन इट एंड आई विल गेट बैक टू यू. थैंक यू सो मच. अच्छा नाउ हम सब जी जी. My question is regarding paper attempt in. Is it? तो है नहीं कि आप बस सफे भरते रहो, ऐसा ना करो. 3 से 4 लाइनों में समझ आ रहा है तो उसको लिखो. और दूसरा एक और वो थोड़ा ऐसे के केस ये ऐसे कभी नॉर्मली जो कहते हैं कि मिनिमम आपके 20 पेजेस जाना चाहिए ऐसे. अच्छा ये फिर आप कैसे, आई डोंट रिकमेंड दैट अगेन, बट अपने ऐसे की टीचर से पूछो. मेरा तो पर्सनल एग्जांपल है ना कि मैंने अपने एग्जाम में मतलब 1.5 घंटे में अपना ऐसे का पेपर किया था, तो अगर होता तो वो मुझे इसी बात पे पेनलाइज करता था कि तुम्हारे तो सफे ही पूरे. तो ऐसा कुछ नहीं होता, मैं इसको रिकमेंड नहीं करती, लेकिन अगेन आपको आपके ऐसे के टीचर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं. आपका एक और सवाल था दैट आई एम मिसिंग. sequence it's not compulsory, so you can change the sequence as long as question number change now. So अगर question number 2 है प्रेसी का in the exam in your question paper, तो अगर आप लास्ट में भी attempt करो, but you have to write question number 2. You cannot write it as question number 8. Do not change the number of the question. एक लास्ट पे सवाल है कि अगर प्रेजेंटेशन आपने, या क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी मैं नहीं कहूँगा अच्छी है लेकिन नॉर्मल ही है, प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए क्या टिप हो? सिर्फ राइटिंग इम्प्रूव करें और कुछ नहीं है इसके अंदर. प्रेसी को तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं ये नहीं कह सकती फलाना मार्कर यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से. बस सिर्फ राइटिंग सही करें, कटिंग ना करें, राइटिंग सही रखें. दैट्स इट. इट्स अ वेरी सिंपल पेपर. आई एम गोना गो टू महानूर फर्स्ट. थैंक यू मैम. a little confused about the GRE word list क्योंकि हमारे पास मेरे पास अब टाइम बहुत कम रह गया है और and it's idioms untouched हैं, pair of words untouched है और GRE word list is too extensive. I have done it once in my MCAT, लेकिन अब मैं उसको दोबारा करने का टाइम नहीं है. So what is the strategy for that and idioms too, please? Okay. Try अपने पास पेपर्स को देख लें. अगर आपके पास टाइम नहीं है, और मैं अगेन पहले भी मेरे पास सवाल आया था, मैं इसको रिकमेंड करती भी नहीं हूँ कि आप रटो हमारे वर्ड लिस्ट के, क्योंकि उसका फायदा नहीं होता. यू कैन नेवर नो कि वो कहाँ से लफ्ज आ रहा है, कौन सा लफ्ज किस लिस्ट से आ रहा है. तो ये सारी बातें बनी हुई है कि 700 लफ्ज हैं, फलाने हैं, synonyms की ये लिस्ट है. These are all things that we used to believe in when we were giving the exam, but they turned out to be not.
मतलब I know a friend and also your instructor near here, Ravid Rashad. I mean मुझे याद है the guy who talked. तो वो उस बंदे ने मतलब इतनी लिस्टें याद की थी कि शायद मुझे भूल गया. मतलब वो इतना पागल था कि उसने इतनी लिस्टें याद की थी. Sorry, I think I'm supposed to use good words for him, but इतना ज्यादा उसने कि we used to look and we used to be like क्या कर रहे हो तुम, ठीक है. But when he came out of the exam, the press exam, he told me मैंने इतना रट्टा मारा है, एक लफ्ज भी ऐसा नहीं आया. Not even one out of 20, not even one. So इसका कोई फायदा नहीं होता और इसकी कोई गारंटी नहीं है. तो आप पास पेपर्स कर लो, the maximum you can do, or just pick and choose like random words if you can. Perfect, ma'am. Thank you. मैम मेरी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन वाली एक थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है. मैं आपसे एग्जांपल दे के आपसे पूछना चाहता हूँ अगर आप तो 2017 की प्रेसी है. उसमें मैं कोट कर रहा हूँ, आई विल बेट कॉमा नोबडी इज अलाउड टू डू नथिंग नॉट इवन फॉर अ सिंगल आफ्टरनून. इसमें मैम अब मैं लिख रहा हूँ थर्ड पर्सन में है, लेकिन तो कैसे लिखेंगे दैट द ऑथर बेट्स दैट नोबडी इज अलाउड टू, या फिर इसको अपने वर्ड्स बना के लिखेंगे? नहीं, तो ऑथर करके लिखते हैं आप इसको. सही मैम. थैंक यू. वालेकुम मैम. एक सेकंड. हमाद जी. मैम मुझे ये पूछना था कि जो प्रेसी में हम लोग इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो हैं या फिर इडियम्स जो हैं उनको यूज करना चाहिए या फिर अवॉइड ही करें तो बेहतर रहेगा? भाई नेचुरली अगर आपका फ्लो ऐसा है, अगर आपकी ऐसी अंग्रेजी है तो आप यूज कर ले, कोई मसला नहीं है. लेकिन अगर नहीं है तो उसको जबरदस्ती ना घुसाएं. अगेन जिस चीज में आप जिस इंग्लिश जबान में आप कंफर्टेबल हैं उसी में जवाब दें, ठीक है. इसका कोई हार्ड एंड फास्ट. जो लोग अच्छे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं, मैं कभी उनको ये नहीं कहूंगी कि भाई स्विच ऑन टू सिंपलर इंग्लिश. If you can use it or if you use it comfortably, then go with your own flow. लेकिन अगर आपको मतलब नहीं आता लेकिन आप सिर्फ एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं तो मत करें, उससे मार्क्स आप पे जाएंगे. ओके मैम, थैंक यू. We still have 10 minutes, I think. मैम चलिए अगर कोई और सवाल नहीं पूछा तो प्लीज ये बता दें, सेमी कोलन का क्या अप्रोप्रिएट यूज है? आप कहाँ पे इसको यूज करना चाह रहे हैं? अगर कोई चीज लिस्ट डाउन करनी तो कर ले. मतलब नहीं, आई डोंट गेट इट. लाइक किस सेंस में आप यूज करना चाह रहे हैं? मैम जैसे मैंने काफी जगह देखा जिसमें वर्ड पे टाइप कर रहा होता हूँ, अगर मैं कोई चीज लिस्ट कर रहा हूँ तो फिर वो सजेशंस में आ जाता है कि आप सेमीकोलन भी आप कॉमा यूज कर लें. राइट मैम. If you're confused about a certain thing, just use a comma instead. Excuse me, ma'am. On your behalf, can I answer this question regarding comma and semicolon? Okay. Is there any other question? अगर कोई और सवाल नहीं है तो आप please use this time. I'll come back to you, Mehboob. Just give me 5-10 minutes. Let me wrap this up. या आप हसनैन को बता दे बाद में. अस्सलाम वालेकुम. Okay, फरीद जी, अस्सलाम वालेकुम. मैम ये एक मिथ है कि प्रेसी होती 20 मार्क्स की है लेकिन उसकी वेटेज ज्यादा होती है, तो इस मिथ में कुछ रियलिटी है या इसमें आपका क्या ओपिनियन है? एक इंप्रेशन बन जाता है एग्जामिनर को के ऊपर के नॉर्मली होता है या प्रेसी पहले करते हैं तो जरा सा एग्जामिनर को समझ आ जाती है कि अच्छा इसकी प्रेसी पारेगा तो आगे ये क्या करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. अगर ऐसा होता तो वो प्रेसी को 20 के बजाय 50 मार्क्स देता. अस्सलाम वालेकुम मैम. जी हमजा. प्रेसिस में सजेस्टिव टाइटल अगर दें तो इसमें कोई इशू है? क्योंकि नॉर्मली ये जगह से पता लगे आप प्रेसी के बाद नहीं कोई इशू नहीं है. कोई इशू नहीं है. मोर देन वन टाइटल. जी नहीं बिल्कुल कोई इशू नहीं है. लेकिन मैं फिर कहूंगी इस पॉइंट पे अगर आपने पहले नहीं यूज किया हुआ या मुझसे अप्रूव नहीं करवाया हुआ तो कोई एक ऐसी प्रेसी लिख दे जिसके अंदर इस तरह का टाइटल यूज करें आप और मुझसे एक बार चेक करवाएं. There was somebody else. अस्सलाम वालेकुम. जी याकूब जी बताएं. मैम ड्यूरिंग पेपर अटेम्प्शन अगर हमसे कुछ गलती हो जाए मतलब मिस्टेक तो उसे एज इट इज छोड़ना चाहिए, यानी इसके ऊपर लाइन कुछ मतलब. I'm sorry I can't hear you. मैं पूछ रहा हूँ मैडम कि क्वेश्चन अटेम्प्शन में मुझसे कोई गलती हो जाए इन केस जी तो उसको एज इट इज छोड़ना है, यानी मतलब उस पे कुछ वो लाइन एक्सेट्रा कुछ लगाना चाहिए? नहीं क्रॉस डाल दे, मतलब सिंपल पेंसिल से या पेन से क्रॉस करके आगे लिख लें. When I say don't, when I say don't cut, I mean like minimize your cutting. अगर हो गई है गलती तो उसको हार्ड तो नहीं सकते. ठीक है मैम. मेरा एक और क्वेश्चन था. एक तो ये था कि हम वाइटो यूज कर सकते हैं?
नहीं, ना करें। अच्छा, और मैम वो सेकंड क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड था मैम कि कभी-कभी ऐसे हिस्टोरिकल या जो है ना कल्चरल टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी किप्स का मॉक देखा था, उसमें आर्ट के बारे में था कि कोई विलेज था वो अपनी आर्ट का जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह थे उसको हेरिटेज को ना नहीं मार्केट करता था। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा टिपिकल स्पेसिफिक टॉपिक आते हैं जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, फिर उसमें क्या अप्रोच अपनाएं? प्रेसी में कभी-कभी ऐसा होता है कि आर्ट के बारे में या बहुत ही ट्रेडिशनल या हिस्टोरिकल टॉपिक आ जाता है, कुछ ये समझ नहीं आया। 2016 में पैसी थी। नहीं, ये किप्स का अभी मॉक का एक पेपर आया था, किप्स एकेडमी है ना, उसका मैंने अभी मॉक का पेपर देखा था, उसमें जी जी। आर्ट्स के बारे में आया हुआ था। अगेन अच्छा मुख्तावर, कोई ऐसी वैसे होगी नहीं प्रेसी या कॉम्प्रिहेंशन जिसमें आप खुद भी अब इस पॉइंट पे आ गए हैं सारे, जहाँ पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है, तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस के बाद कोई ऐसा प्रेसी नहीं होगा जिसका आपको एक लफ्ज नहीं समझ में आ रहा हो। तो या तो मुझे उस तरह से फ्रेम करे सवाल कि मुझे समझ आ सके आप क्या पूछना चाह रहे हो। आई डोंट थिंक देयर इज अ सिंगल प्रेसी राइट नाउ और पैसेज राइट नाउ जिसमें आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो क्या हो रहा है। तो अगर नॉर्मली होता है डिफिकल्ट सेल्फ प्रेसी होती है कि यू रीड इट वंस यू डोंट गेट इट, यू रीड इट अगेन, यू सेपरेट द पोर्शंस, आप दोबारा से पढ़ते हो, आप थोड़ा सेंस बनाने की कोशिश करते हो तो समझ आने लगती। और ओके गॉड फॉरबिड अगर कोई ऐसी प्रेसी है जो बिल्कुल आपके सर से गुजर रही है और आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी किया हुआ है, जो कि आई एम श्योर आप सबने किया हुआ है इस पॉइंट पे, तो देन जस्ट रिमेंबर दैट एवरीबॉडी इज ऑन द सेम बोट। ठीक है ना, सब हर कोई जो है वो आप ही की तरह स्ट्रगल कर रहा है उस प्रेसी के साथ। सो अगेन परेशान ना हो, उसको द बेस्ट यू कैन डू इज जस्ट रीड इट अगेन एंड अगेन ताकि आपको थोड़ी सी समझ आने लगे, सेंस में। अच्छा मैम, उसमें एक लास्ट क्वेश्चन अक्सर एक ओपिनियन बेस्ड भी होता है, तो उसका इनिशिएटिव कैसे लेना है? अकॉर्डिंग टू मी करके ले, या जो एक ओपिनियन बेस्ड होता है ना अक्सर प्रेसी का लास्ट क्वेश्चन? प्रेसी का लास्ट क्वेश्चंस तो नहीं होते प्रेसी में। प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन का, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन का, तो उसको मैम किस तरीके से आंसर करें? उसमें अकॉर्डिंग टू मी करके लिखें कि अकॉर्डिंग टू मी दिस थिंग इज दिस, या अपना ओपिनियन जैसे देना है, उसमें क्या वर्डिंग्स इनिशिएटिव स्टार्ट करें? हाँ आई कर लें, दिस इज व्हाट आई थिंक या दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी अली, वालेकुम सलाम। जी मैंने ये पूछना था मैम कि जैसे प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन की तो एज सच एक डायरेक्शन में तैयारी है, आपने उसकी प्रेसी प्रैक्टिस करनी है, उसकी आपने प्रेसी बनानी है, किसी को चेक करा देनी है, जैसे आपको आप कह रही है मुझे करा दो, उसके टाइटल्स प्रैक्टिस करने हैं हमें। ये जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स हैं, इसके लिए कोई अलग अलग लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं जीआरई की लिस्ट देख लो, कुछ एसएटी की लिस्ट कहते हैं, कुछ कहते हैं पास पेपर्स देख लो, तो इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट सोर्स है या फिर ये इसी तरह है कि आपको 10, 11 ये 12 ही आते होंगे और बाकी आपको अंदाजा ही करना पड़ेगा? आपको वैसे अंदाजा ही करना पड़ता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है इस पॉइंट पे तो इतना को मैं रिकमेंड नहीं करूंगी अपने आप को स्ट्रेस लेना। लेकिन अगर लेट्स से आपने 22 का एग्जाम देना है या आपको बाकी सारी तैयारी पक्की है आपकी और आप सिर्फ यही रह गए, तो कुछ लिस्टें मैंने दी हुई हैं अपने कोर्स के साथ लगाएंगे, आप वो देख लो, या आप जो जीआरई की लिस्टें वगैरह है अगर आपके पास टाइम है तो उसको गो थ्रू कर लो। आई डोंट रिकमेंड दिस, पर अगर आप करना चाहते हो आप कर लो। इसके अलावा हाँ ये लिस्टें हो गई, पास्ट पेपर्स हैं वो देख लो, लेकिन इसकी कभी कोई गारंटी नहीं होती कि आप कर सकते हो कि नहीं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। जी फातिमा, व्हाट क्वेश्चन एम आई सपोज्ड टू आंसर? आप मुझे आई थिंक मैसेज कर रहे हो, आई डोंट नो वेयर। ओके आई गेस शी इज नॉट हियर। चलिए, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी नोरीना। मैम मैंने ये पूछना था कि प्रेसी को जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो ये लाजमी है कि मतलब हमने उनके जो एक्चुअल वर्ड्स हैं उसको हमने कॉपी नहीं करना, मतलब उनका जो एसेंस निकाल के करना है, लिखना है ना? हाँ जी, किस चीज की बात कर रहे हैं आप? प्रेसी की? जी जी प्रेसी की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, तो आई एम सॉरी आई डिडंट कैच योर क्वेश्चन। मैं ये कह रही थी कि जब प्रेसी को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो उसके जो एक्चुअल वर्ड्स हैं उनको एज इट इज नहीं लिखना, और मतलब वो वाले वर्ड्स हम यूज भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, ओके, सो दो चीजें हैं, ट्राई टू रिप्लेस इट। ठीक है, अगर आपको उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा या अगर आपको लग रहा है कि आपको मतलब समझ नहीं आ रहा या आपको लग रहा है कि कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका आपको मतलब भी कंफर्म हो और वो इसके साथ बिल्कुल सही भी बैठ सके, देन यूज इट। टू बी ऑन द सेफ साइड आप वो यूज कर सकते हैं जो पैसेज में है, लेकिन रिकमेंडेड ये नहीं होता। रिकमेंडेड ये होता है कि आप थोड़ा सा उसको रिप्लेस करें।
और कुछ लोग कहते हैं कि मतलब कि कुछ एक मेन वर्ड्स होते हैं, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, कुछ उनको कहते हैं, तो मतलब वो आपने नहीं चेंज करने, कुछ स्पेसिफिक होते हैं ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ऐसे मेन वर्ड्स हाईलाइटेड नहीं होते जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। आई मीन इफ द फॉर एग्जांपल इफ द प्रेसी इज अबाउट फलाना द ऑथर वेंट टू मरी, ठीक है, तो जाहिर है यू कैन नॉट चेंज मरी, ठीक है ना, मतलब चेंज अब ऐसे लोकेशन को तो चेंज नहीं कर सकते, किसी का नाम नहीं चेंज कर सकते, ये तो मतलब आपकी सेंस भी समझ आती है ना, अब ये चीजें तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट जो आप बाकी चीजें रिप्लेस कर सकते हो वो कोई और लफ्ज है जो प्रेसी के अंदर इस्तेमाल हुआ।